हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं संतोष कुमार वर्मा, सोनम कोचिंग कम रिजल्ट मेकर इंस्टीट्यूट रामबाग पूर्णिया से मैं आपके लिए लाया हूं बिल्कुल फ्री एजुकेशन। आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट के साथ आज हम आपको पढ़ाएंगे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं के जो कुछ मूलभूत जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम लोग आज देखेंगे। जो हमारे पास 5 नियम है उस 5 नियमों को आज देखेंगे। और बच्चों आप जो है आप सभी इस नियम को भली भांति पूर्वक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आप सीख सकते हैं और आप अंत तक बने रहिए, ठीक है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो बच्चों, आज बिना देर किए आप सबों के लिए लाए हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए ये सभी हम आप लोगों के लिए ही बनाए हुए हैं। पीडीएफ हमारे पास काफी सारा है, हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है और ये सभी आपके लिए ही है। और हम बता दें कि आज हम आप लोगों के लिए जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है रिजल्ट मेकर इंस्टीट्यूट पर हम आ रहे हैं आपके सामने। आपके सामने आप जो है यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हाँ तो हेलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आप सबके लिए जो है क्या है हमारा आज का टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब रासायनिक संयोग के नियम। मैं बता दूं बच्चों, आप एक ही प्लेटफॉर्म पर, हमारे यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सीखेंगे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ 11th की केमिस्ट्री, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के जो बच्चे नियम हैं, माने इस आधार पे जो है हमारा जो केमिस्ट्री के जो नियम्स हैं इन आधार पर हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन जो रासायनिक अभिक्रियाएं आप देखते हैं बच्चों, इन्हीं के द्वारा, यही 5 नियम के द्वारा जो है कोई भी एलिमेंट्स जो है या जो हमारे जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, वे एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब हुआ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है ये आप 9th में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मेरे पास जो एलिमेंट हैं, जो यौगिक हैं, वो एक दूसरे से रिएक्शन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट देता है उनका द्रव्यमान, अभिकारकों का जो द्रव्यमान है इनके प्रतिफलों के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम है। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम है बच्चों, लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और गे-लुसिका के आयतनों के संयोजन का नियम ये देखेंगे। और हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ये हमारे पास 5 मूलभूत जो है लॉज है, आज हम इसको देखेंगे बारी बारी से। पहला जो नियम है बच्चों, पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये नियम किसको कहते हैं इनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यह जो नियम है फ्रांस के रासायनिक शास्त्री लावुसिये जो है ने इनको 1774 ईस्वी में इनको दिया था, ठीक है। लावुसिये कौन है, तो ये लावुसिये एक फ्रांस के रासायनिज्ञ हैं और इन्हीं के ये जो नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया बच्चों, लावुसिये ने जो ये नियम दिया, इसी नियम के कारण लावुसिये को रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। हो सकता है बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लावुसिये ने। और ये भी पूछा जा सकता है रसायन विज्ञान का पितामह जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो कौन है, तो लावुसिये। क्यों है, क्योंकि इन्होंने ही ये नियम दिया था, ठीक है। अब देखिए नियम क्या कहता है, कहता है द्रव्य क्या मतलब हुआ, पदार्थ का ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बच्चों
किसी भी संरक्षण नियम का ये गुण है, क्या गुण है कि ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको बिगाड़ सकते हैं, मतलब उसका रूप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उनको नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संरक्षण नियम कहता है। तो देखिए बच्चों, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम किसी मैटर को, पदार्थ को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब बर्बाद कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम ना तो इसको बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं, ना ही बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी रासायनिक अभिक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तनों में उत्पादों का कुल द्रव्यमान कारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। सभी रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, मान लीजिए हम इस पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं। किस पर बच्चों? फर्स्ट नियम पर। क्या है बच्चों इसका नाम? द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, और ये रिएक्शन करके सपोज कीजिए कि ये सी बन गया। तो इनका कहना है वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी जो है ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सी का। बच्चों यही है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ये कह रहा है बच्चों कि जैसे हमारे पास H2 है और ये है हमारे पास O2, और ये रिएक्शन करके आपको सबको पता होगा ये जल बन गया H2O। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं? यही द्रव्यमान संरक्षण जो नियम हमारे पास दिया गया है, ये नियम टूटे नहीं, ये नियम बर्बाद ना हो, ये नियम लागू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो हम यहाँ 2 दे दिए, तो हाइड्रोजन में परिवर्तन आ गया, क्या 4 हो गया, यहाँ भी हम लोग 2 दे दिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो हमारा वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? तो देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पर हो गया हमारा 4, क्योंकि 2 दूनी 4 इंटू 1 बराबर 4। वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों? 2 इंटू 1 का वेट ऑक्सीजन का 16, तो हो गया हमारा 16 दूनी 32। ये हमारा रिएक्टेंट का है। किसका है? ये हमारा अभिकारक है। अभिकारक है बच्चों, मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है। और ये है हमारा इधर का, हम प्रोडक्ट पर चर्चा कर रहे हैं आगे। ये है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में देखिए बच्चों क्या है हमारा? वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। और ये है हमारा क्या? ये है हमारा वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो गया? 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो टोटल वेट देखिए बच्चों, ये देखिए हमारा टोटल वेट हो गया इधर रिएक्टेंट का कितना? 32 प्लस 4 इक्वल टू 36। इधर भी देखिए टोटल वेट देखिए, टोटल वेट क्या हो गया? 32 प्लस 4 क्या हो गया बच्चों? 36। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे बच्चों साबित हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तनों में उत्पादों का कुल द्रव्यमान, देखो बच्चों ये इसको देखो, उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है, टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये जो टोटल वेट ऑफ जो प्रोडक्ट है 36, और अभिकारकों के कुल द्रव्यमान, तो ये जो देखिए जो हमारा रिएक्टेंट है इनका जो देखिए द्रव्यमान क्या है 36, ये क्या होता है? बराबर होता है। यही चीज है हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ रिएक्शन।
तो ये नियम देख लिए बच्चों हम लोग, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, गुड। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, अभी जो देख रहे उसका कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों ये हुआ द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, चलिए रिएक्टेंट लिख लेते हैं इसे, रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और यही चीज हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है बच्चों। इसी के कारण हम क्या करते हैं बच्चों, इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन, इसी नियम को संतुष्ट करें। चलिए देखते हैं बच्चों, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मेटल। मतलब ये जो लॉ है, ये लॉ क्या कहता है, अविनाशिता का नियम को बताता है। मतलब हम किसी को नाश नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग सेकेंड जो वीडियो इस पर लाएंगे, हम प्रत्येक लॉ पर बच्चों आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक लॉ पर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। दूसरा नियम हमारे पास है, दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डिफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात या निश्चित संगठन का नियम। यहाँ पर बच्चों हम लोग जो दूसरा लॉ देख रहे हैं केमिस्ट्री का, इस केमिस्ट्री के दूसरे लॉ में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, मतलब कंपोजिशन का मतलब हुआ जो पदार्थ हम भाग लिए हैं, लिया गया है उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन में उनका जो है ना कांस्टेंट कंपोजिशन होगा, उनके संगठन फिक्स होंगे या डिफिनिट, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। यह नियम फ्रांस के जो रसायन शास्त्री हैं, जिसका नाम जोसेफ प्रोस्ट है, उन्होंने इस नियम को 1799 में दिया था। ये फ्रांस के रसायन शास्त्र हैं। अब आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा, इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों। एक बार हम फिर से बता दें आपको कि ये जो नियम है, ये स्थिर अनुपात का नियम कहता है। ये जो नियम है, इन्होंने फ्रांस के जो रसायन शास्त्री जोसेफ प्रोस्ट ने इस नियम को दिया था बच्चों। और इस नियम में क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि बच्चों आप सी वाटर लीजिए, सी वाटर ले लीजिए, बच्चों आप रेन वाटर ले लीजिए, बच्चों आप बाथरूम का ले लीजिए, बाथरूम का वाटर ले लीजिए बच्चों। एक बच्चा उधर से बोल रहा है लेटरिन रूम का, अरे कहीं का वाटर लो बच्चों, लेकिन वाटर ही लेना है। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, H2O, H2O। मतलब बच्चों इन्होंने, ये जो रसायन शास्त्री हैं, फ्रांस के रसायन शास्त्री जोसेफ प्रोस्ट, इन्होंने बताया कि आप कहीं का भी वाटर ले लो, कहीं का भी वाटर ले लो, चाहे वह गंदी नाली का क्यों न वाटर ले लो, लेकिन उस वाटर का फार्मूला तो H2O ही होगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि स्थिर अनुपात का नियम, चाहे तुम वाटर नाला का ले लो, चाहे वह समुद्र का ले लो, चाहे वह किसका ले लो, वर्षा का ले लो, बाथरूम का ले लो, किसी का भी ले लो, लेकिन उसका अनुपात जो है बच्चों फिक्स रहेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन 2, इसका अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। इनका अनुपात बच्चों बदलने वाला नहीं है। इसी नियम को हम लोग बच्चों
क्या कहेंगे? स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। जोसेफ फ्रॉस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जोसेफ फ्रॉस्ट, करा क्या, ध्यान दीजिए, करा एक शुद्ध रासायनिक यौगिक, मतलब हम वाटर ही क्यों ले, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, सदैव समान तत्वों से मिलकर बना होता है तथा इनके द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। इनके जो द्रव्यमान हैं वे निश्चित अनुपात में होंगे, इनका ये कहना है। ध्यान दीजिए, अब इनको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वहां देखेंगे। एक और देख लेते हैं। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट। क्या कह रहा है कि एक केमिकल कंपाउंड जो यदि है, एक प्योर जो शुद्ध है, एक ही प्रकार से जो बना है, वो हमेशा सेम एलिमेंट से कंबाइन करता है और गेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, मतलब वेट की तुलना में इनको आप हमेशा फिक्स मानेंगे, यही चीज कहा। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, यहां से है आपका एग्जाम्पल, जो आपने डेफिनेशन देखा उसका एग्जाम्पल। देखो बच्चों, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बर्निंग कोक इन एयर, हम कोक को एयर में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो C और O जो है बन गया, तो क्या बन गया, CO2। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है बच्चों, रेशियो जो है, ये कितना है, कार्बन का देखो बच्चों क्या होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का बच्चों 16 ग्राम। तो यहां पर देखो क्या हो गया, 12 एक है रेशियो और 2 इंटू क्या हो गया 16 इक्वल टू 12 रेशियो 32 हो गया बच्चों। मतलब यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है हम जला करके बनाए हैं, तो क्या निकला इसका रेशियो 12:32। मतलब यदि हम इसको कटा दें तो क्या होगा बच्चों, तो 4 से 3 और 4 से 8, 3 रेशियो 8 में ये आ गया। अब देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ये जो हमारा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर जो है, हम इसको क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वियोजन अपघटन कर रहे हैं। तो ये बच्चों बन जाएगा CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां भी देखो बच्चों, कार्बन एक है 12, रेशियो ये क्या हुआ 32 इक्वल 3 रेशियो 8 हो गया। फिर से मतलब आप यहां पर जला के आप क्या कर रहे हैं, जला करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, फिर भी देखो बच्चों इसका रेशियो 3:8 है। और आप यहां तोड़ करके बना रहे हो, फिर भी इस कार्बन डाइऑक्साइड की, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं बच्चों, फिर भी जो है इसका रेशियो 3:8 है। अब देखो बच्चों तीसरा एग्जांपल समझो, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और हम इसको HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को हम HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड से, क्या बनेगा NaCl प्लस क्या होगा H2O और प्लस बच्चों CO2। तभी हम जलाए, इसके बाद तोड़े और इसके बाद देखो वाश किए। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर जो है CO2 आया वॉशिंग के साथ। अब जो आया यहाँ भी देखो 12 रेशियो 32 इक्वल टू क्या हुआ 3 रेशियो 8। इससे क्या मतलब हुआ कि हम किसी भी तरह का केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो हमारे पास यौगिक बनता है उनका रेशियो हर एक स्थिति में बच्चों स्थिर रहता है। इसीलिए हम इस लॉ को, जोसेफ फ्रॉस्ट के इस लॉ को क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बच्चों कांस्टेंट है, देखो यहाँ कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट,
ठीक है बच्चों, एक बात वहां भी देखें, चाहे पानी हम कहीं का लें, नाला का लें, लेटरिन रूम का लें, बाथरूम का लें, लेकिन उसका फार्मूला फिक्स है, वेट भी फिक्स है। चलो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं स्थिर अनुपात का नियम का कुछ सीमाएं। बच्चों, जो जोसेफ प्राउस्ट महोदय ने जो नियम हमें दिया, ये नियम की कुछ सीमाएं हैं। हर जगह यह नियम लागू नहीं होता, इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ खेद आ गया बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या खेद है, हम उस खेद को विस्तार पूर्वक देखते हैं। देखो, पहला बच्चों क्या नियम है? ये जो नियम है बच्चों, आपने देखा कि यदि यहां पर, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, आपने देखा बच्चों, हाँ, तो आइए देखते हैं बच्चों। हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे हमारे पास यहां मान लो CO2 बना है, यहां भी CO2 बना है और यहां भी CO2 बना है, तीनों जगह CO2 बना है मान लेते हैं। और यहां पर यदि हम इनके कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, मतलब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ जो कार्बन है, कार्बन के जो समस्थानिक हैं, उनका यूज करते हैं, तो क्या होता है बच्चों? देखो, यदि हम यहां कार्बन का आइसोटोप्स के अनुसार से इसका 6 12 ले लेते हैं, इसका 6 13 ले लेते हैं, इसका 6 और 14 ले लेते हैं, तो बच्चों इनका जो वेट का कंपोजिशन है अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग हो जाता है। तो क्या हो जाता है? इसका देखो 12 रेशियो 32, इसका देखो 13 32, इसका देखो क्या हो जाता है? 14 रेशियो 32। और देखो बच्चों, एक ही कंपाउंड है हमारे पास, एक ही कंपाउंड है, लेकिन उनका आइसोटोप्स का यूज किए हैं। और आइसोटोप्स यूज करने पर बच्चों देखो हमको क्या मिल रहा है, यहां देखो इनका रेशियो, यहां इनका रेशियो देखो, यहां इनका रेशियो, क्या बच्चों सबका रेशियो समान है? नहीं है। इसीलिए इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? यह नियम बच्चों फेल हो रहा है कहां पे? आइसोटॉप्स। यदि हम किसी का आइसोटॉप समस्थानिक लेते हैं और तब उनका रिएक्शन अलग अलग जगह पर सेम कंपाउंड बनाते हैं, तो वो नियम फेल हो जाता है, क्योंकि इनका कहना है स्थिर रहना चाहिए। और देखो बच्चों बदल रहा है, 12 13 14, इसीलिए बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं, आइए हम लोग तो क्या कह रहा है, एक बार लॉ देख लेते हैं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड व्हेन अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटॉप्स। यदि हम अलग अलग तरह के डिफरेंट आइसोटॉप्स लेते हैं तब उसको बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये नियम फेल हो गया। जब तत्वों के समस्थानिकों के साथ संयोग करते हो तब स्थिर अनुपात का नियम फेल हो जाता है। तो ये है हमारा पहला। दूसरा नियम देखो बच्चों, दूसरा नियम कहता है कि द एलिमेंट में कंबाइन इन द सेम रेशियो। यदि ये कंबाइन करता है सेम रेशियो से, बट द कंपाउंड फॉर्म्ड डिफरेंट, मतलब जिसका जो जो चीज हम ले रहे हैं वो सब फिक्स रहेगा बच्चों, लेकिन क्या होगा, उनके यौगिक भिन्न होंगे, तो वो एक जैसा नहीं होगा। जैसे देखो बच्चों, हम एक ले एग्जांपल C2H6O लिए, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिए, ठीक है। और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम देखो बच्चों दो चीज बनाए। क्या बनाए? एक C2
H5OH बना लिए और एक बना लिए बच्चों CH3OCH3। पहला जो बनाए बच्चों ये कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा मैथ एट इथाइल अल्कोहल बनाए बच्चों। और दूसरा हम लोग क्या बनाए डाइमिथाइल ईथर, ये बना दिए डाइमिथाइल ईथर बनाए। ये सीमा पर रहे बच्चों में एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन दोनों में हम अलग अलग चीज बना रहे हैं, अलग अलग चीज बना रहे हैं बच्चों। और इनका जो रेशियो है क्या है मॉलिक्यूलर, इसमें भी कार्बन 2 है तो द रेशियो ऑफ सी का रेशियो क्या है 12 है, 6 है क्योंकि यहां देखिए 12 कार्बन है हमारे पास तो कार्बन है इसका हमारे पास 2 तो इनके पास इनका जो है 12 है। और ये है हमारा हाइड्रोजन 5 एक 6 और ऑक्सीजन है हमारे पास 16। ठीक है, लेकिन क्या है हो रहा है बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका वेट भी सेम है, लेकिन ये जो तत्व हैं इनके गुण समान नहीं है, इसीलिए ये नियम यहाँ फेल हो रहा है। ये अल्कोहल है वो ईथर है। तो ठीक है बच्चों, अगले नियम पर हम लोग देखते हैं। ठीक है।